नमस्कार, जय हिंद। घटना चक्र जनरल साइंस की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने न्यूट्रिशन एंड विटामिन्स के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन क्या होता है? श्वसन सांस लेने और छोड़ने की एक प्रक्रिया होती है, अर्थात इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों की प्रक्रियाएँ शामिल होती है। और श्वसन तंत्र का मतलब क्या है? जब ये एक पूरा सिस्टम बन जाता है, इस सिस्टम में बहुत सारे अंग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे नोज़, नाक, नसल पासेस, इसको हम नासा मार्ग भी कहते हैं, फेरिंग्स, ग्रसनी, लैरिंग्स या स्वर यंत्र, जिस अंग से हमारे आवाज़ निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? लैरिंग्स बोलते हैं। और उसके बाद आता है ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस तथा फेफड़े। ये जो ब्रोंकियोस होते हैं ये कहाँ पर होते हैं? फेफड़े के भीतर ही होते हैं। और ये जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई से ही दो फेफड़े जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य के वक्ष में दो फेफड़े होते हैं, वक्ष गुहा में दो फेफड़े होते हैं जो प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। जो हमारे फेफड़े होते हैं वो किससे घिरे होते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। और जो हमारा दायां फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन लंबाई में कुछ छोटा होता है। मनुष्य का जो दायां फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा और चौड़ा होता है, लेकिन लंबाई जो उसकी होती है दाएं फेफड़े की वो छोटी होती है। फेफड़ों में रुधिर कोशिकाओं का एक जाल फैला होता है। आपको पता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक जो शुद्ध रक्त को कैरी करती है और दूसरी जो अशुद्ध रक्त को कैरी करती है। इसी को आप दो नामों से जानते हैं। एक जो शुद्ध रक्त को कैरी करती है उसे हम धमनी बोलते हैं, और दूसरी जो अशुद्ध रक्त को कैरी करती है उसे हम क्या बोलते हैं? सिरा। ठीक है, जो धमनी शुद्ध रक्त को कैरी करती है, इसका मतलब ये हो गया कि धमनी में ऑक्सीजन युक्त ब्लड फ्लो होता है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है। जबकि जो सिरा होती है, सिरा में जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है उसकी आरबीसीज में क्या शामिल होता है? CO2 मिला होता है। तो अशुद्ध रक्त का मतलब होता है कि उस ब्लड में क्या मिला हुआ है? CO2 मिला हुआ है। जबकि जो शुद्ध रक्त है उसका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन उसकी आरबीसी के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, ये चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जब हम सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे तब यहाँ पर धमनी और सिरा के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो जो हमारा फेफड़ा होता है, फेफड़े में जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं ये पूरी कैपिलरीज बिछी होती है, इनका एक जाल बिछा होता है। और प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ एल्वुलाई होते हैं। 15 करोड़ एल्वुलाई होते हैं, जिसमें श्वास की वायु तथा रुधिर के बीच गैसों का एक्सचेंज होता है। ये एक बहुत ही आप देखेंगे वीडियो में, मैं इसको आपको दिखाऊंगा। एक जटिल प्रक्रिया है लेकिन बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे कि जो वायु कोष्ठक है इसी में कैसे गैसों का एक्सचेंज होता है। आइए पहले उन अंगों के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने अब जब डाइजेशन सिस्टम देखा था तो उसमें हमने देखा था कि एक पार्ट हमारे डाइजेशन सिस्टम का होता है इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस को ही हम फूड पाइप भी बोलते हैं। जब हमने बक्कल कैविटी से कोई चीज़ चबा करके जब उसको हमने निगला तो वो फूड पाइप के माध्यम से ही कहाँ जाता था? स्टमक में चला जाता था। लेकिन अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहीं पर एक हिस्सा और है, नाक से जाने वाला रास्ता। ये जब सांस आप लेते हैं तो सांस तो आप मुंह से भी ले सकते हैं और नाक से भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों एक जगह पर आके मिलते हैं। ठीक है, इसलिए आप सांस नाक से भी ले सकते हैं और मुंह से भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो हिस्सा है एक अलग रास्ता जाता है जिसे हम विंड पाइप कहते हैं। तो हमने इसोफेगस वाला हिस्सा तो देख लिया कि इसोफेगस, फिर स्टमक, स्टमक से छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत होते हुए जो भी खाना होता है वो बाहर हो जाता है। तो ये रास्ता हमने देखा। अब हमारा जो यहाँ से दूसरा रास्ता है वो विंड पाइप का है, जिसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं। ये विंड पाइप कहाँ चला जाता है? ये विंड पाइप चला जाता है दो फेफड़ों को जोड़े रखने का कार्य विंड पाइप करता है। ठीक है, तो जब आप सांस लेते हैं तो ये सांस जो है वो इसोफेगस में ना जा करके कहाँ जाती है? विंड पाइप से होते हुए ये फेफड़ों में एंट्री कर जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो इस चीज़ को आप देख रहे हैं, जब आपने कोई चीज़ खाया तो आपको पता है कि वो किसके माध्यम से पेट तक पहुँचता है, जिसे हम कहते हैं इसोफेगस या फूड पाइप।
क्लियर। लेकिन जब आप सांस लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपके गले में कोई चीज़ जब आप कुछ खाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो आपके गले में फंस जाती है। क्यों फंस जाती है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आपने खाया और सांस भी तेज़ी से लिया या अचानक पानी पी लिया तो कई बार ऐसा होता है कि जो भोजन का टुकड़ा है वो आपके इस ट्रैकिया में आकर के फंसने लगता है, ट्रैकिया में आ जाता है। लेकिन नेचर ने क्या किया, ऐसा ना हो, कैसा ना हो कि कोई भी चीज़ हमारे ट्रैकिया में ना फंसे। क्योंकि अगर आप महसूस करें तो जब आप खाते हैं तो जिस समय कोई चीज़ निगलते हैं उस समय आप सांस नहीं ले पाते हैं। अभी आप कोशिश करके देखिए, जब आप कोई भी चीज़ निगलते हैं तो उस समय आपकी सांस बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो पास है ना, ये जो ट्रैकिया है, इसका मुंह बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? नेचर ने ऐसा बनाया है। यहाँ पर एक एपिग्लॉटिस आप देख रहे हैं। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, जो वायु मार्ग है, ट्रैकिया है, उसका रास्ता बंद कर देता है ताकि ऊपर से आने वाली बक्कल कैविटी से आने वाली जो चीज़ है वो विंड पाइप में ना जा कर के फूड पाइप में चली जाए। ठीक है, विंड पाइप में ना जा करके फूड पाइप में चली जाए। एपिग्लॉटिस का यही काम होता है। जब कई बार अचानक धोखे से कोई भी चीज़ आपने खाई और वो आकर के इधर चली आती है, वायु मार्ग में चली आती है, तो आपको तेज़ी से खांसी आ जाती है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चले। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्लॉटिस, एक नाम देख रहे हैं ग्लॉटिस। कई बार आप देखते हैं कुछ लोगों की गर्दन में आगे की ओर एक छोटा सा उभरा हुआ हिस्सा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब आप यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि ये जो आपका लैरिंग्स है, लैरिंग्स से ही नीचे आकर के ट्रैकिया, ट्रैकिया से ही यहाँ पर ये दो फेफड़े जुड़े होते हैं। क्लियर हो गया। और ये जो फेफड़े हैं इसको आप एक ब्रांच, एक किसी पेड़ की शाखा मान सकते हैं। ये पेड़ है, इस पेड़ की दो मुख्य शाखाएं हो गई। इन दो मुख्य शाखाओं से ये दो फेफड़े जुड़े हैं। इन शाखाओं में भी कई शाखाएं होती हैं। तो लगभग जो आपका लंग्स होता है उसकी भी आकृति कुछ इसी तरीके की होती है। क्लियर हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे आप, इसको ट्रैकिया बोल देंगे। ट्रैकिया से यहाँ पर ये ब्रोंकाई हो गया, दो मेन ब्रांच हो गए। ये ब्रोंकाई कई भागों में बटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और आपको पता है कि जब पेड़ की कोई शाखा होती है तो उसमें बहुत ढेर सारे पत्ते होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर ये ट्रैकिया, ट्रैकिया से ये ब्रोंकाई हो गया, दो पार्ट हो गए ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से दो फेफड़े जुड़े हैं और फेफड़े के भीतर बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं। और इन शाखाओं का जो ये पार्ट दिख रहे हैं इनसे एक गुच्छा जुड़ा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्विलाई बोलते हैं, एल्विलाई या वायु कोष्ठक बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखें इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पर आपका है लैरिंग्स जो स्वर यंत्र है, जो हमारी आवाज़ निकलती है जिससे। और उसके बाद आता है ट्रैकिया, ट्रैकिया से दो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई ही दो फेफड़ों को जोड़े रखता है और इसके भीतर बहुत सारी शाखाएं हैं जिनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ब्रोंक्यूल्स को अगर एक शाखा को निकाल के देखें तो इन ब्रोंक्यूल से ये एल्विलाई वायु कोष्ठक जुड़े होते हैं। ठीक है, वायु कोष्ठक, यही वायु कोष्ठक है, एल्विलाई है, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और जब आप सांस छोड़ते हैं तो उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कैसे ये गैसों का एक्सचेंज हुआ, ये गैसों का एक्सचेंज एल्विलाई या वायु कोष्ठक में होता है। हमें इसी प्रक्रिया को समझना है। अब आप ज़रा ध्यान से देखें, जो एल्विलाई होता है, वायु कोष्ठक होता है, उस वायु कोष्ठक में यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज का एक जाल बिछा होता है। किसकी? रक्त जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज का एक पूरा जाल बिछा होता है। अब इनका रंग आप दो रूपों में देख रहे हैं, एक ब्लू और दूसरी रेड। ब्लू कौन सी हैं? ब्लू वो हैं जो CO2 युक्त ब्लड को हार्ट से ले आ रही हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं ये CO2 युक्त ब्लड है। जो CO2 युक्त ब्लड कहाँ जा रहा है? सीधे हार्ट, लंग्स में, फेफड़ों में जा रहा है। और जो रेड कलर की आप कैपिलरी देख रहे हैं ये क्या है? ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को कहाँ ले जा रही हैं? हार्ट में ले जा रही हैं। फाइनली ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? हार्ट ही तो करता है। सिर्फ गैसों का एक्सचेंज कहाँ पर होता है? फेफड़ों में होता है। फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़े का जो एल्विलाई पार्ट है वो गैसों का एक्सचेंज करता है। ऑक्सीजन युक्त ब्लड को, ऑक्सीजन को आपके RBC के साथ जोड़ देता है, फिर उस ब्लड को हार्ट में भेज देता है और फिर हार्ट उस ब्लड को क्या करता है? पूरे शरीर में पंप कर देता है।
ठीक है। और जो पूरे शरीर से CO2 युक्त ब्लड है उसको ले आता है हार्ट अपने पास, और हार्ट फिर उसको पंप कर देता है कहाँ पर, फेफड़ों के पास, ताकि फेफड़े में गैसों का एक्सचेंज हो जाए और वो ब्लड शुद्ध हो जाए। फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पल्मोनरी वेंस के द्वारा ये ब्लड पहुँच जाता है कहाँ पर, हार्ट के पास, और हार्ट यहाँ पर जो एओर्टा है इसके द्वारा पूरे शरीर में पंप कर देता है। ये भी प्रक्रिया हम समझेंगे, लेकिन ये पूरा एक अलग चैप्टर होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि कैसे ये चीज़ें जुड़ी होती हैं। जो हमारा हार्ट होता है और फेफड़े होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि ब्लड को शुद्ध करने का काम किसका होता है, फेफड़े का होता है, और उस शुद्ध ब्लड को पूरे शरीर में पंप करने का काम किसका होता है, हार्ट का होता है। जब फेफड़ों के वायु कोष्ठक में गैसों का एक्सचेंज हो जाता है तो वो जो पूरी RBC युक्त ब्लड है वो कहाँ पर आता है, यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट एट्रियम में आता है, और एट्रियम से वेंट्रिकल में पहुँचता है, और वेंट्रिकल से ये कहाँ पर हार्ट इसको पंप करता है तेज़ी से, और ये महाधमनी एओर्टा के थ्रू पूरे शरीर में ब्लड फैल जाता है। ठीक है। और जो CO2 युक्त ब्लड है उसको हार्ट कहाँ पर पंप करता है, उसको पंप कर देता है फेफड़ों में, ताकि फेफड़े क्या करें, वहाँ पर CO2 को हटा करके उससे RBC से ऑक्सीजन को जोड़ दें ताकि वो शुद्ध ब्लड बन जाए। तो ये पूरी प्रक्रिया आप देख रहे हैं ऐसे चलती रहती है। हार्ट और फेफड़े एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्लियर है। आप यहाँ पर जो नाम देख रहे हैं, सुपीरियर वेना केवा, ये सारी चीज़ें हम सर्कुलेशन सिस्टम में देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फेफड़े या फुफ्फुस द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। यह मानव सहित समस्त स्तनधारियों के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कौन? लंग्स। ठीक है, इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आपको मैं एक वीडियो के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। तो आइए समझते हैं कि प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग कैसे होती है। अब यहाँ पर देखें, श्वसन तंत्र से जो मुख्य अंग हैं संबंधित, वो मुख्यतः थोरैसिक कैविटी में स्थित होते हैं। इस थोरैसिक कैविटी में ही एक चीज़ और देखने को आपको मिलेगी, उसे हम कहते हैं डायाफ्राम। इस रेबिकेस के ही भीतर डायाफ्राम स्थित होता है। डायाफ्राम सिकुड़ सकता है, फैल सकता है। अब यहाँ पर बात करें हम फेफड़ों की, तो जो हमारा दायां फेफड़ा होता है वो 3 भागों में बटा होता है। दायां फेफड़ा 3 भागों में बटा होता है, राइट सुपीरियर, राइट मिडिल, राइट इन्फीरियर। जबकि जो बायां फेफड़ा होता है वो 2 भागों में ही बटा होता है। ये 2 भाग में, लेफ्ट सुपीरियर और लेफ्ट इन्फीरियर। ये जो दोनों फेफड़े हैं ये ब्रोंकाई से जुड़े होते हैं, ब्रोंकाई से जुड़े होते हैं, और ये ब्रोंकाई ट्रैकिया से जुड़ी होती है, वायुमार्ग से जुड़ी होती है। इसमें कार्टिलेज लगे होते हैं। ये कार्टिलेज ब्रोंकाई में स्थित वाल्व को कोलैप्स होने से रोकती है, फिसलने से रोकती है। और ये ट्रैकिया फेरिंग से जुड़ा होता है, जो कि नाक से जुड़ा होता है, नोस्ट्रिल से जुड़ा होता है। जब आपने सांस लिया तो यह फेरिंग्स के रास्ते ट्रैकिया में पहुंचा, और ट्रैकिया से ब्रोंकाई से होते हुए ब्रोंकाई से होते हुए फेफड़े के भीतर पहुंचा। फेफड़े में बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स हैं, देख रहे हैं यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स का जाल बिछा हुआ है। ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स के रास्ते जो आपने सांस लिया यह पहुंचता है वायु कोष्ठक में, एल्वेलाई में पहुंचता है, ये एल्वेलस। यहाँ पर इसमें कैपिलरीज होती हैं, शुद्ध रक्त की और अशुद्ध रक्त की रक्त कोशिकाएं लगी होती हैं, जिनमें RBC फ्लो होता रहता है। और इसमें एल्वेलाई चैम्बर्स भी बने होते हैं जिसमें छिद्र होता है। जब आपने सांस लिया तो जो ऑक्सीजन के कण हैं वो यहाँ पर RBCs के कणों से क्या होता है, आकर के जुड़ते जाते हैं। RBCs के कणों से आकर जुड़ते जाते हैं, तो यही ब्लड क्या बन जाता है, शुद्ध रक्त बन जाता है। और RBC जो पहले पर्पल कलर की थी उसका कलर चेंज होकर के रेड होने शुरू हो जाता है। और ये जो आप CO2 के कण देख रहे हैं, गोल गोल कलर, यहाँ पर CO2 क्या करती है, जो वायु कोष्ठक है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। ध्यान से देखिए, CO2 को एब्जॉर्ब करके वापस ब्रोंकियाई के रास्ते नाक से इसे बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं जो CO2 के कण हैं उनको वायु कोष्ठक ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और इसे वापस
वापस ब्रोंकियोज, ब्रोंकियोज से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया होते हुए इसे वापस भेज देती है। और वो जो रक्त था जहाँ पर CO2 अलग होकर के उससे ऑक्सीजन जुड़ा था आरबीसी से, वो हार्ट में पंप कर दिया जाता है और हार्ट उसको पूरे शरीर में फैला देता है। इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चलती है। जब आप सांस लेते हैं तो हार्ट का साइज़ जो होता है वो बड़ा हो जाता है, तो इससे जो डायाफ्राम है वो नीचे की ओर सिकुड़ जाता है, नीचे की ओर दब जाता है। और जब आप सांस छोड़ते हैं तब हार्ट का साइज़ थोड़ा कम होता है और डायाफ्राम ऊपर की ओर खिसक जाता है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। आई होप कि आपको ये पूरी तो हमने वीडियो के माध्यम से देखा कि कैसे वायु का, गैसों का एक्सचेंज जो हमारा वायु कोष्ठक है उसके द्वारा होता रहता है। अब चलते हैं आगे। श्वसन एक जैविक क्रिया है जिसमें अंतःश्वास और उच्छ्वास दोनों शामिल होते हैं। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं और इस क्रिया के दौरान वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि सांस लेने में, सांस छोड़ने में इन्हीं गैसों का रोल मुख्यतः होता है। और इस पूरी प्रक्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। इसका क्या मतलब है? देखिए यहाँ पर जब हमने सांस लिया तो सांस लेने में 78% नाइट्रोजन हमने लिया, 20% ऑक्सीजन लिया, 0.324% कार्बन डाइऑक्साइड लिया और 0.5% जलवाष्प और सूक्ष्म मात्रा में हीलियम, ऑर्गन और नियान जैसी गैसों को हमने सांस के द्वारा अपने भीतर पहुंचाया। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है? इनमें से कौन सी गैस है जो अनचेंज्ड है? तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमने सांस लेने की प्रक्रिया में 78% लिया था और सांस छोड़ा तो 78% नाइट्रोजन बाहर निकल गई, जबकि 20% ऑक्सीजन हमने लिया था सांस लेने के दौरान, लेकिन जब हमने सांस छोड़ा तो उसकी मात्रा घट करके 15.7% रह गई। अर्थात जो 5% के लगभग ऑक्सीजन है वो आरबीसी के साथ जुड़ गई। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ करके 3.6% हो गई, क्योंकि जब हमने सांस लिया था तब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी 0.032% थी, 3 to 4%। लेकिन जब हमने सांस को छोड़ा तो CO2 की मात्रा बढ़ करके 3.6% हो गई। इसीलिए सामान्यतः हम क्या कहते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है, हम और भी सारी गैसों को छोड़ते हैं, लेकिन इसमें मुख्यतः रोल किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि जब हमने सांस लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम थी, लेकिन एल्विलाई से, वहाँ पर जो हमने देखा था, एल्विलाई ने जो हमारा अशुद्ध रक्त था उसमें से CO2 को अलग करके उसने एल्विलाई और ब्रोंकाई के रास्ते उसे बाहर भेज दिया। अर्थात जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। जलवाष्प की मात्रा भी 6.2% है जब आपने सांस छोड़ा, लेकिन जब आपने सांस लिया था तो 0.5% जलवाष्प की मात्रा थी। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया में जो नाइट्रोजन गैस है उसकी मात्रा अपरिवर्तित रहती है, अन्य गैसों की मात्रा में परिवर्तन आ जाता है। क्लियर? मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतः श्वसन द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। हमने देखा जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंतः श्वसन के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में ही एल्वोलाई अर्थात वायु कोष्ठक पाए जाते हैं जो रुधिर कोशिकाओं से घिरे होते हैं, और इन कोशिकाओं में ही ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है तथा CO2 विपरीत दिशा में गति कर जाती है, मूव कर जाती है। और आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है। ठीक है, हमने देखा था वीडियो में, ऑक्सीजन को अपने साथ हीमोग्लोबिन जोड़ लेता है और फिर ये जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ सीधे जाकर के हार्ट में पहुंचता है और हार्ट पूरे शरीर में उस ब्लड को पंप कर देता है, शुद्ध रक्त को पंप कर देता है। क्लियर? सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा औसतन 15 ग्राम प्रति 100 ml रुधिर होती है, ये तो आपको पता होगा। और 100 ml रुधिर की हीमोग्लोबिन में लगभग 20 ml ऑक्सीजन बंधी होती है। ठीक है, इसीलिए जिस व्यक्ति के पास HB हीमोग्लोबिन कम होता है ब्लड में, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसके शरीर में क्या होगा कि जो
आरबीसीज हैं, चूँकि उसकी मात्रा कम है, एचबी की मात्रा कम है, तो एचबी क्या कर पाएगी, ऑक्सीजन को अपने साथ कम जोड़ पाएगी। जब कम जोड़ पाएगी तो उसके शरीर में ऑक्सीजन लेवल क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा, तो वो व्यक्ति तनाव महसूस करेगा, अन्य सारी समस्याएं भी आ सकती हैं। इसलिए एचबी का होना नॉर्मल लेवल पर होना आवश्यक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर एक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, यह हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना इसका अधिक होता है। अर्थात अगर यहाँ से जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ने क्या किया था, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ा था, लेकिन अगर ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, 250 गुना आकर्षण क्षमता इसकी अधिक होती है। इसीलिए क्या होता, और ये खतरनाक गैस है, आपको पता है, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रवेश कर जाए तो ब्लड में ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गई तो ये ऑक्सीजन को अपने साथ नहीं जोड़ पाएगी, जिससे क्या होगा, व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो जाती है, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन महसूस ही नहीं होगा। इसीलिए आपको पता है कि जो कुछ लोग होते हैं कि अंगीठी, कोयले की अंगीठी जला करके रात में सो जाते हैं, और अगर वेंटिलेशन ठीक नहीं है, खिड़की खुली नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है जो ब्लड में घुल जाता है, ब्लड में घुलने के बाद कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, और इसी से दम घुटने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब जब समुद्र सतह से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, जो वायु है उसकी डेंसिटी, घनत्व कम होती जाती है, ठीक है। आपको पता है कि जो वायुमंडल है उसका अधिकांश हिस्सा क्षोभ मंडल के निचले हिस्से में ही विद्यमान है। जब आप ऊपर जाते हैं तो वायु का घनत्व कम होता जाता है। इसी की वजह से व्यक्ति की सांस फूलने लगती है। सांस क्यों फूलने लगती है, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन लेवल कम है। जब ऑक्सीजन लेवल कम है तो शरीर में क्या ऑक्सीजन मिल पाएगी, क्योंकि आरबीसी अपने साथ ऑक्सीजन को तो जोड़ ही नहीं पा रही, तो पूरे शरीर में शुद्ध रक्त बह ही नहीं रहा, ऑक्सीजन युक्त ब्लड नहीं बह पा रहा। इसी की वजह से व्यक्ति का दम घुटने लगता है और यहाँ पर श्वास दर आपकी बढ़ जाएगी। आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे। क्यों जल्दी जल्दी लेंगे, कोशिश करेंगे कि ऑक्सीजन और भीतर जाए, ऑक्सीजन और भीतर जाए, शरीर में ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो। जहाँ पर भी वायु का घनत्व कम होता है वहाँ पर सांस लेने की दर बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं, हाइपोक्सिया, ठीक है। हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है। जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो इसे ही हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। स्तनधारियों में श्वसन कैसे होता है, तो ये होता है फुफ्फुस या फेफड़ों के द्वारा, अभी हमने देखा। आगे चलें, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसमें नाइट्रोजन गैस है। 78% ऑक्सीजन लेने की सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल थी नाइट्रोजन, और जब हमने सांस छोड़ा तब भी इसकी मात्रा कितनी रही, 78% ही बनी रही। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। जब ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ गई, डेंसिटी कम हो गई ऑक्सीजन, तो आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे, अर्थात श्वास की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर। आगे चलें। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके सांस लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो इससे क्या हो जाएगा, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता आपकी दुष्प्रभावित हो जाती है, ठीक है। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की क्षमता जो होती है हीमोग्लोबिन से जुड़ने की, वो 250 गुना अधिक होती है ऑक्सीजन की तुलना में। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है किस रूप में, ATP के रूप में, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है, कौन सा हिस्सा है जो शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, तो ये है फेफड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखा। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।